Hello aspirants, welcome to Bureaucrats Blueprint. So here after a while we are going to start another video of Science and Technology section of monthly magazine of the November month Vision IES. Okay, so let's begin. Sorry, let's begin with the Science and Technologies section. So first one topic is the Nobel Prize in Physiology or Medicine of 2025. So there was quite these topics are quite prominent in the recent past. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक ओनली एंड यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि इस ये नोबेल प्राइज़ भी लास्ट टू लास्ट मंथ में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था कुछ सेगमेंट्स में, तो उसी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको देखते हैं हम अभी करंट अफेयर्स में क्या आया है। यहाँ पर 3 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्स्टेल एंड शिमोन साकागुची। तो साकागुची ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, बोथ दिस थिंग्स आर सेम। उनको किस लिए अवार्ड दिया गया है, उनका क्या डिस्कवरी था, क्या रिसर्च था, सॉरी, तो उसके लिए देखते हैं अभी हम क्या किया गया है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स दैट डिस्कवर्स दियर कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इनको अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज का। ओके, तो इसके बारे में क्या है कि आवर इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जो ऑटोमेटिकली जो रिवर्स करता है, कोई अगर क्या बोलते हैं कि बाहर से अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अगर अटैक करता है तो उसको मारने के लिए और उसको क्या बोलते हैं कि काउंटर करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो उसके लिए क्या हुआ है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई अगर क्या बोलते हैं अटैक करता है हमारी बॉडी को। हाउएवर इट मस्ट आल्सो मेक श्योर नॉट टू अटैक इट्स ओन सेल। तो ये क्या करता है इम्यून सिस्टम, ये अटैक करता है वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंजाई और कोई हार्मफुल पैथोजेंस रहता है उनको, लेकिन ये इंश्योर करते हुए करता है कि वो खुद को ना अटैक कर ले। मीन्स कि ये इन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करके कि जो उनको अटैकर हैं उन्हीं को अटैक करे, ना कि खुद को हार्म पहुंचा ले। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट श्योर टू अटैक ऑन इट्स ओन सेल, खुद के सेल्स को वो अटैक ना कर दे। दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी फंक्शंस। तो ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी बॉडी फंक्शंस के लिए। द इम्यून सिस्टम यूजेस 2 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। जो इम्यून सिस्टम होता है वो 2 टाइप के टॉलरेंस को यूज करता है। वो कौन-कौन से हैं? सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल टॉलरेंस। सी अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो ये अगर कोई सर्कल है यहाँ पर, तो एक हो गया ये सेंट्रल टॉलरेंस, ये बीच वाला कोई हो गया चीज़, और ये पेरिफेरियल मीन्स कि उसके साइड वाइज हो गया, ये साइड का जो चीज़ें हैं ये हो गया पेरिफेरियल टॉलरेंस। ओके, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में तो फिर पता चलेगी और क्लियर इसके बारे में। ओके, सेंट्रल टॉलरेंस क्या है? दिस प्रोसेस हैपेंस इन द थाइमस। थाइमस एक बॉडी के में पार्ट होता है, अभी वो दिखाएंगे, ये जो बगल में दिया गया अभी क्या बोलते हैं डायग्राम दिया हुआ है उसमें अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस सेंट्रल प्रोसेस क्या होता है? दिस प्रोसेस हैपेंस इन द थाइमस, अ स्मॉल ग्लैंड, एक स्मॉल ग्लैंड होता है इन द लिम्फेटिक सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंड ट्रेन्स टी सेल्स। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और ट्रेन करता है टी सेल्स को, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। जो टी सेल होता है उसको एक सिनोनिमस की तरह यूज कर सकते हो आप, वाइट ब्लड सेल्स ही को ही कहते हैं टी सेल्स। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द थाइमस रिमूव सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। तो जो क्या होता है ट्रेनिंग के दौरान जो थाइमस होता है वो रिमूव कर देता है सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को। मीन्स कि जो टी सेल्स होते हैं जो वायरसेस को, बैक्टीरियाज को और कोई हार्मफुल पैथोजेंस को जो अटैक करते हैं, जो उनको मारते हैं, वो रिमूव कर देता है किस चीज़ को? सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को, जो खुद से रिएक्ट करके खुद को ना कोई नुकसान पहुंचा दे, उन चीज़ों को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। दीज आर हार्मफुल सेल्स दैट कुड अटैक द बॉडीज ओन प्रोटीन। वही बताया ना कि बॉडी के खुद के प्रोटीन को ये अटैक कर सकता है, तो उनको रिमूव करता है कौन कौन रिमूव करता है? सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। थाइमस जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको रिमूव करता है सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को। हाउएवर दिस प्रोसेस इज नॉट परफेक्ट। तो ये प्रोसेस क्या होता है जो परफेक्ट नहीं होता है। सम ऑफ दिस सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स एस्केप्स फ्रॉम द थाइमस। तो ये क्या करते हैं, जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स कुछ होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं थाइमस से, एंड एंटर द बॉडी सर्कुलेशन टिश्यूज नोन एज पेरीफेरी। मींस कि ये अगर कोई चीजें हैं यहाँ पर, ये लेट्स कंसीडर कि यहाँ पर इस थाइमस के अंदर क्या है, टी सेल्स है, और यहाँ पर क्या कर रहा है थाइमस इसको कैप्चर किया हुआ है कि ये बाहर ना जा पाए, ताकि वो रिएक्ट करके हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब ना कर दे। बट ये क्या करते हैं कि ये इसको बचाया तो रहता है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो वहां से निकल के पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी में चला जाता है उसके। तो उसी की वजह से क्या होता है, बॉडी की सर्कुलेशन एंड इंटर द बॉडी सर्कुलेशन टिश्यूज नोन एज पेरीफेरी। इसकी बॉडी के सर्कुलेशन टिश्यूज में चला जाता है, इसकी पेरीफेरियल एरिया में चला जाता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। और यहाँ पर सेकंड वन क्या है, पेरिफेरल टॉलरेंस। सॉरी, पेरिफेरल टॉलरेंस क्या है यहाँ पर? होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, यस, once in a periphery additional control is needed to prevent escaped self reactive T cells from attacking the body. तो once in a hold on friends,
तो क्या बता रहा है कि जब वो क्या बोलते हैं कि टी सेल्स क्या बोलते हैं कि पेरिफेरी में जब चले जाते हैं तो एडिशनल कंट्रोल इज नीडेड, कि उनको एडिशनल कंट्रोल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एस्केप्ड सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स फ्रॉम अटैकिंग द बॉडी। तो उन टी सेल्स को बॉडी के अटैक करने के लिए बचाने के लिए, बॉडी को अटैक करने से बचाने के लिए क्या होता है, एक एडिशनल क्या बोलते हैं प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है। होल्ड ऑन। एंड हियर रेगुलेटरी टी सेल्स प्लेज अ की रोल। तो उनको बचाने के लिए कौन रोल प्ले करता है, रेगुलेटरी टी सेल्स। मीन्स जो टी सेल्स होते हैं उनके काउंटर में एक नया सेल्स होता है, वो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं। शिमोन सागाकुची डिस्कवर्ड दिस स्पेशल क्लास ऑफ टी सेल्स। तो जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं सिमोन सागाकुची, इन्होंने इस स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल्स को डिस्कवर किया है। व्हाट इज दैट कॉल्ड, रेगुलेटरी टी सेल्स। रिमेंबर दिस वन। सिमोन सागाकुची ने क्या डिस्कवर किया है, रेगुलेटरी टी सेल्स को डिस्कवर किया है। दिस पेट्रोलिंग रेगुलेटरी टी सेल्स आइडेंटिफाई सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम अटैकिंग और ओन टिश्यूज। तो वही बताया अभी मैंने, जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होते हैं जो खुद के इम्यून सिस्टम को खराब करने वाले होते हैं, उनको क्या करता है, ये देखता है, पेट्रोल करता है, पेट्रोलिंग रेगुलेटरी टी सेल्स। दीज पेट्रोलिंग टी सेल्स, वही जो टी सेल्स होते हैं रेगुलेटिंग वाले, वो क्या करते हैं, उसको पेट्रोल करते हैं जो इम्यून सिस्टम को खराब कर दे, वो रिएक्टिव टी सेल्स को। In this way, Treg cells acts as a security guard. In this way, Treg cells acts as a security guard, protecting the body from its own overactive immune responses. तो यहाँ पर इसको ट्रैक सेल्स की तरह यूज किया गया है। ट्रैक सेल्स मीन्स वही है जो क्या बोलते हैं कि रेगुलेटरी टी सेल्स को ही ट्रैक सेल्स की तरह वर्ड को यूज किया गया है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से हाउ हार्मफुल टी सेल्स आर एलिमिनेटेड। जो हार्मफुल टी सेल्स होते हैं उनको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, जो पेरिफेरी में चले जाते हैं, थाइमस से पेरिफेरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टी सेल्स मैच्योर इन द थाइमस। जो टी सेल्स होते हैं ये देखिए यहाँ पर लंग्स के पास में जो थाइमस है, ये है क्या है, थाइमस है। तो इसमें टी सेल्स क्या होता है, यहीं पे मैच्योर होता है, मींस कि बड़ा होता है। द वंस दैट रिकॉग्नाइजेस द बॉडीज ओन प्रोटीन आर सॉर्टेड आउट एंड रिमूव्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल टॉलरेंस। यहाँ पर किस तरीके से दिखा रहा है, द वंस दैट रिकॉग्नाइजेस द बॉडीज प्रोटीन, ये क्या करता है, बॉडी के प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, और सॉर्टेड एंड रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल टॉलरेंस। तो ये क्या किया जाता है कि वो रिमूव, बॉडी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है प्रोटीन्स को और रिमूव कर देता है इन क्या बोलते हैं जो रिएक्टिव टी सेल्स है। बट कुछ टी सेल्स होते हैं जो बॉडी के सर्कुलेटरी पार्ट में चले जाते हैं, मीन्स की बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं यहाँ थाइमस से निकलकर। तो उन्हीं को वो क्या करता है, रिमूव करता है। कौन रिमूव करता है, रेगुलेटरी टी सेल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रैक सेल्स। एवरी टी सेल्स हैज अ यूनिक शेप्ड टी सेल रिसेप्टर ऑन इट्स सरफेस। तो हर टी सेल के पास में क्या होता है, एक यूनिक शेप्ड टी सेल होता है, रिसेप्टर होता है, उसके सरफेस पे होता है। स्पेशल सेल्स इन द थाइमस होल्ड्स आउट फ्रेगमेंट इन द बॉडीज ओन प्रोटीन टू द सेल्स। टी सेल्स दैट अटैचेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडीज प्रोटीन आर कॉल्ड एलिमिनेटेड। तो जो टी सेल्स होते हैं जो बॉडी के अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड ऑन, यस, टी सेल्स दैट अटैच टू द पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स आर एलिमिनेटेड। तो वो टी सेल्स जो बॉडी के पार्ट्स के, बॉडी के प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ये जिस तरीके से देखिए, ये थाइमस सेल हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, टी सेल्स हो गया। तो ये अगर थाइमस सेल के और इससे अटैच हो गया अगर, तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, इंडोगेमस प्रोटीन फ्रेगमेंट्स। टी सेल्स दैट पासेस द टेस्ट गो आउट इनटू द बॉडी टू लुक इनटू द इंट्रूडर्स। और जो टी सेल्स होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, वो ताकि इंट्रूडर्स को देख सकें, जो बैक्टीरियाज हो गए और फंजाइज हो गए या फिर किसी भी तरीके के वायरस या पैथोजेंस हो गए, उनको रिसेप्ट करने के लिए, मीन्स उनको अटैक करके हटाने के लिए जो पास हो गए हैं वो वहाँ पे देखेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे इन सब चीज़ों से। हाउ रेगुलेटरी टी सेल प्रोटेक्ट्स अस। तो रेगुलेटरी टी सेल्स होता है वो प्रोटेक्ट कैसे करता है, अ टी सेल दैट हैज स्लिप्ड थ्रू द टेस्ट इन द थाइमस रिएक्ट्स टू द फ्रेगमेंट फ्रॉम वन ऑफ द बॉडीज प्रोटीन। तो ये क्या करता है, जो रेगुलेटरी टी सेल्स होता है वो एक बॉडी के प्रोटीन से रिएक्ट करता है। रेगुलेटरी टी सेल्स डिस्कवर्स दैट अटैक इज अ मिस्टेक। रेगुलेटरी टी सेल्स डिस्कवर दैट अटैक इज अ मिस्टेक एंड calm it down. This prevents autoimmune disease. तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल होता है, जब कोई अटैक आता है तो उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, मीन्स की ऑटो इम्यून डिजीजेस से वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ FOXP3, FOXP3, ये एक जीन है FOXP3, इसका क्या रोल है वो देख लेते हैं। ओके, मैरी ब्रंकोव एंड फ्रेड रैमशेल डिस्कवर्ड द FOXP3 जीनोम जीन। तो इसको आप रिमेंबर करिएगा। फर्स्ट वन इज क्या है यहाँ पर, रेगुलेटरी टी सेल्स दैट इज ट्रैक सेल्स। इसको किसने डिस्कवर किया था, शिमोन सागाकुची ने। और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, मैरी ब्रंकोव और फ्रेड रैमशेल, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, FOXP3 जीन को डिस्कवर किया है इन्होंने। तो क्या बता रहा है, विच कंट्रोल्स द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द रेगुलेटरी टी सेल्स इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द
रेगुलेटरी टी सेल्स, जो अभी ऊपर बताया मैंने। इफ देयर इज ए म्यूटेशन इन द FOXP3 जीन, रेगुलेटरी टी सेल्स डू नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन होता है, अगर जो म्यूटेशन मीन्स होता है यहाँ पर क्लोनिंग होता है, जैसे ढेर सारे बनने लगते हैं, अगर म्यूटेशन होने लग रहा है FOXP3 जीन में, तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि रेगुलेटरी टी सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रहे हैं। दिस कैन कॉज रेयर ऑटो इम्यून डिजीज कॉल्ड आईपेक्स। तो ये क्या कॉज करेगा यहाँ पर, जब ये ऑटोमेटिकली नहीं अगर फॉर्म हो पा रहा है, रेगुलेटरी टी सेल्स अगर प्रॉपर्ली नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इससे क्या करेंगे, अटैकर्स तो आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अटैक होने से बचा नहीं सकता है, क्योंकि रेगुलेटरी टी सेल्स तो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाया है। तो दिस कैन कॉज ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसी वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज एक क्रिएट होता है। उस डिजीज का क्या नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है आईपेक्स, हियर इट इज। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, आईपेक्स होता है। वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन टिश्यूज। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो बॉडी के खुद के टिश्यूज को ही अटैक करने लगता है। And significance of the discovery, obviously you know that there is much significance of all these discoveries, otherwise we won't be able to understand that what are those autoimmune disease, what is autoimmune diseases which are causing the harm to our own immune system and body. Okay, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म में लाने के लिए इस डिस्कवरी का काफी सिग्निफिकेंस है। इन ऑटोइम्यून डिजीजेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स टू अटैक इटसेल्फ। वही बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद को ही अटैक करने लगता है। इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स कैन सिग्निफिकेंटली सप्रेस द सेल्फ अटैकिंग बिहेवियर ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो वहाँ पर जब प्रॉपर्ली फॉर्म हुआ रहेगा रेगुलेटरी टी सेल्स, तो इन सब चीज़ों से बचाव किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग कैंसर ट्रीटमेंट, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बेनिफिशियल होता है। इन कैंसर रेगुलेटरी टी सेल्स आर ऑफन फाउंड इन लार्ज नंबर अराउंड ट्यूमर्स। तो ये क्या करते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जो ट्यूमर्स के आसपास में बहुत ज़्यादा फॉर्म हुए रहते हैं प्रिवेंट करने के लिए। ओके, where they suppress the activity of the immune cells like killer T cells that would otherwise attack the cancer। तो ये जो किलर टी सेल्स होते हैं इसको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। कौन सप्रेस करता है, रेगुलेटरी टी सेल्स, ताकि वो जो ट्यूमर होता है उसको एक्सपेंड होने से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। दिस मीन्स टू मैनी रेगुलेटरी टी सेल्स कैन प्रोटेक्ट द ट्यूमर। ऑब्वियसली ढेर सारे जब रेगुलेटरी टी सेल्स रहेंगे तो वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे ट्यूमर्स को, अलाउइंग इट टू ग्रो, भाई ग्रो करने के लिए, कि वो ग्रो ना हो पाए वो ट्यूमर। इन मैनी कैंसर थेरेपीज ट्राई टू रिड्यूस और ब्लॉक रेगुलेटरी टी सेल्स आउटसाइड द ट्यूमर। तो क्या होता है, कुछ कैंसर्स में क्या होते हैं, थेरेपीज ट्राई टू रिड्यूस और ब्लॉक रेगुलेटरी टी सेल्स इनसाइड द ट्यूमर। तो ट्यूमर के इनसाइड में रेगुलेटरी टी सेल्स को ब्लॉक किया जाता है ताकि वो बढ़ ना सके। दिस हेल्प्स फ्री द इम्यून सिस्टम टू अटैक एंड किल कैंसर सेल्स मोर इफेक्टिवली, ऑब्वियसली। इसके बाद में क्या है, पर अदर सिमिलर एप्लीकेशन है। इन सब चीज़ों की जो सिग्निफिकेंस है, जो रिसर्च वगैरह हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या और हैं। प्रिवेंटिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, तो इसके लिए भी हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज एंड अस्थमा एंड स्किन रिलेटेड डिजीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो यहाँ कुछ टी सेल्स के बारे में बताया गया है, वो देख लेते हैं। टी सेल्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑब्वियसली वी हैव सीन इन द प्रीवियस पेज कि टी सेल्स क्या होता है, एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शंस। तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। These are the things actually ना you will have to remember for the prelims perspective, because this can be asked in just one liner kind of question. Okay, तो टी सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें किस चीज़ से, इन्फेक्शन से, बाहर से आने वाले कोई किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से। मीन्स कि ये ऑटोइम्यून डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। टाइप्स ऑफ टी सेल्स, तो टी सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के टी सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स infected with viruses and bacteria and they also destroy tumor cells। तो ये क्या करते हैं, किल करता है। ये टी सेल्स किल सेल्स बैक्टीरिया। तो ये सेल्स, उन सेल्स को ये किल करता है जो इन्फेक्टेड रहते हैं किसी से, वायरस से और बैक्टीरिया से। एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स। तो ये आप लर्न करिए रहिएगा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किस लिए होता है, कि वो इन्फेक्टेड सेल्स को, जो इन्फेक्टेड होते हैं वायरसेस एंड बैक्टीरिया से, और उनको डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर सेल्स को। And second one is that helper T cells. Unlike cytotoxic T cells, helper T cells don't kill cells directly। तो ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली किल नहीं करता है, unlike cytotoxic T cells। Instead, they send signals that tell other cells in our immune system how to coordinate and attack against invader। तो ये क्या करता है, helper T cell क्या करता है, एक टाइप ऑफ मैसेंजर है कि ये दूसरे सेल्स को बताता है कि किस तरीके से अगर कोई अटैक आया है तो बताता है कि यहाँ पर हमारे बॉडी में कोई टाइप का अटैक हुआ है और जाकर उसको बचाओ। मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक काइंड ऑफ मैसेंजर है कि ये बताता है दूसरे सेल्स को कि हाँ यहाँ पर अटैक हुआ है, इन्वेड हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको जाके बचाने के लिए दूसरे सेल्स को। ओके,
रेगुलेटरी टी सेल्स के बारे में भी पढ़ा है। ऑल्दो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेन टी सेल टाइप्स, रेगुलेटरी टी सेल्स प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इम्यून सिस्टम। दिस सेल रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल्स व्हेन नेसेसरी, दे कैन प्रिवेंट टी सेल्स फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल्स। ये भी इसके बारे में लास्ट पेज में पढ़ा हुआ है। ऑल टी सेल पजेज टी सेल रिसेप्टर, तो जितने भी टाइप के टी सेल्स होते हैं वो टी सेल रिसेप्टर उसमें क्या करते हैं, वो प्रेजेंट रहता है वहाँ पर। सरफेस प्रोटीन दैट एक्ट्स एज सेंसर इनेबलिंग देम टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज अंडर अटैक। तो रिसेप्टर क्या करता है, मीन्स रिसेप्टर इज ए काइंड ऑफ सेंसिटिविटी और सेंसर टाइप का होता है कि अगर कोई भी बॉडी में अटैक हुआ है तो ये जो टी सेल्स या किसी भी टाइप के सेल्स होते हैं तो वो यहाँ पर लेट्स कंसीडर यहाँ पे कोई सेंसर टाइप का है। रिसेप्टर मीन्स सेंसर टाइप का है कि अगर कोई अटैक हुआ है तो ये सेंसर क्या करेगा, सेंस कर देगा हाँ किसी कोई बॉडी में अटैक हुआ, फिर ये सभी पार्ट्स को मैसेज भेजेगा हाँ अटैक हुआ है। उसके बाद इसके अगेंस्ट में काउंटर अटैक किया जाएगा बॉडी के एंड से, ओके, लाइक विथ रेगुलेटरी टी सेल्स और ड्रग सेल्स। एंड नेक्स्ट वन इज द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जो मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है, ओके, किस चीज़ के डिस्कवरी के लिए। यस, तो यहाँ पर न्यूज़ में क्या दिया हुआ है कि सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड उमर एम यागी, ये 3 लोग क्या हुए हैं कि अवार्डेड हुए हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसको शॉर्ट में बोलते हैं MOF। ये कोई मेटल है, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है, अरेंजमेंट में लाया गया है। अभी वो पढ़ेंगे हम तो नेक्स्ट में समझेंगे क्या किस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर है। द लॉरेट्स हैव क्रिएटेड द मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये क्या है कि मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट किए हुए हैं ये जो नोबेल प्राइज विनर है, called metal organic framework, that is called MOFs, having large spaces through which gases and other chemicals can flow। जिस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जिसके बीच में काफी बड़ा कैविटी है जिसके थ्रू क्या होता है गैसेज और फ्लूइड कोई भी फ्लो कर सकता है। व्हाट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये MOF है, ये कौन सी चीज है उसके बारे में देखते हैं ये कौन सी चीज है, ओके। तो MOF फॉर द स्पेशल मटेरियल मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ये कोई काइंड ऑफ स्पेशल मटेरियल जो 2 क्या बोलते हैं कि पार्ट्स में है। फर्स्ट वन इज द मेटल आयन सच एज कॉपर और जिंक। कोई एक मेटल आयन रहेगा, दिस एक्ट्स लाइक जॉइंट्स और कनेक्टिंग पॉइंट्स। ये किस तरीके से वर्क करेगा, जॉइंट्स या फिर कनेक्टिंग पॉइंट्स की तरह वर्क करेगा। सेकंड वन इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स लाइक कोल, ग्लूकोज एक्सेट्रा, दीज एक्ट्स लाइक लिंक्स और ब्रिजेस दैट कनेक्ट्स द मेटल पार्ट टुगेदर। व्हेन मेटल आयंस, लेट्स कंसीडर दैट, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है मैंने क्यूब का, यहाँ पर ये जो ये कॉर्नर्स वगैरह हैं यहाँ पर क्या है, मेटल्स हैं, ओके ठीक है, यहाँ पर मेटल आयंस हैं। और ये जिस तरीके के यहाँ पर एक सिंगल ये काइंड ऑफ बॉन्ड दिख रहा है वो क्या है, वहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, मींस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेसिफिकली कार्बन है यहाँ पर। होल्ड ऑन। फिर इसके बाद क्या है, व्हेन मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जॉइन थ्रू केमिकल बॉन्ड दे फॉर्म अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये काइंड ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर जॉइंट्स में कॉर्नर्स पे क्या है, आयंस मेटल हैं और ये जो बीच में है ये सिंगुलर टाइप का ये क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल है। द नेटवर्क स्ट्रक्चर कैन बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन जस्ट लाइक लाइन्स, शीट और 3D फ्रेमवर्क्स विद अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस और कैविटीज बिटवीन देम। इनके बीच में क्या है, यहाँ पर काफी ज्यादा कैविटीज हैं। द कैविटीज इनसाइड द नेटवर्क मेक द मटेरियल हाईली पोरस फुल ऑफ टाइनी होल्स इनसाइड। तो इस तरीके के जब यहाँ पर इतनी बड़े कैविटीज हो जा रहे हैं तो ये मेटल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पोरस हो जाएंगे, मीन्स कि बहुत ज्यादा रेजिलियंट हो जाएंगे एंड स्ट्रेचेबल हो जाएंगे ये बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा कैविटीज है यहाँ पर। एंड यहाँ पर इस तरीके से इसका एग्जांपल क्या दिखाया हुआ है, ये इन्फोग्राफिक्स में देखिए ये एग्जैक्टली कि ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ब्लू कलर यहाँ पर शो किया गया है ये क्या है, मेटल आयंस है, और ये जो सिंगुलर टाइप ऑफ ये है, ये इस तरीके की जो है ये क्या हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ओके। ऑर्गेनिक लिंकर ये हो गए और ये मेटल्स हो गए ब्लू वाले। फॉर एग्जाम्पल सी इन्फोग्राफिक्स, कॉपर मेटल्स शोन एज डॉट कंबाइंड विद द ऑर्गेनिक मेटल्स shows as a honeycomb like structure to produce 3D chain like framework within the cavities। तो ये इस तरीके से दिखाया है ये इन चीजों को पूरा, ओके। Another example seen in the metals like bricks in the wall and organic metals like pillars which connect one brick to another। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, ये डायमंड का यहाँ पर दिखाया हुआ है। When bricks and pillars are arranged periodically, they form spacious molecular rooms. The size and shape of these molecular rooms can be changed by changing the bricks, metal or pillars। Pillars means organic molecules। तो ये बताया मैंने ना कि ये जो सिंगुलर हो गए ये ब्रिक्स हो गए और ये क्या बोलते हैं, पिलर्स हो गए। ओरिजिन आइडिया ऑफ द, ये ओरिजिन कैसे हुआ है इस आइडिया का वो देखते हैं अभी। The idea to create MOFs came from the studying the structure of the diamond। तो ये डायमंड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद में ये इस तरीके का आइडिया आया हुआ था उन साइंटिस्ट को। In which each carbon atom connect to 4 others, ओके। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, 1 2 3 4 ये चार एटम से कनेक्टेड है। यहाँ पे 4 कार्बन से कनेक्टेड है ना, एक कार्बन। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ईच कार्बन एटम्स कनेक्ट टू 4 अदर फॉर्मिंग अ स्मॉल पिरामिड लाइक पैटर्न। तो ये पिरामिड काइंड ऑफ यहाँ पर पैटर्न हो गया। यहाँ पे साइंटिस्ट यूजेस सिमिलर कॉन्सेप्ट बट रिप्लेस द कार्बन विद द मेटल एटम्स। यहाँ पर जिस तरीके से कार्बन है यहाँ पर इसको किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया है, किसी मेटल से रिप्लेस कर दिया गया है। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट दिस पोरस मटेरियल्स। तो इसको बहुत पोरस मटेरियल बना दिया गया है।
और उसके बाद में क्या है, द पोर्स और द कैविटीज इनसाइड द एमओएफ्स कैन बी मेड बिगर और स्मॉलर बाय चेंजिंग द मेटल और द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मेटल्स को चेंज करके इसकी कैविटीज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है और पोरस और नॉन पोरस इस तरीके से बनाया जा सकता है। दिस मीन्स एमओएफ्स कैन बी कस्टमाइज्ड टू एब्जॉर्ब द और ट्रैप्स एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल्स लाइक गैसेस, वाटर और केमिकल्स। इस तरीके से इसके साइज को जब बढ़ाया घटाया जा सकता है तो अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है कि उसमें गैसेस आपको फिल करने हैं, वाटर फिल करना है या फिर केमिकल्स फिल करना है। 1 ग्राम ऑफ MOF कैन हैव इंटरनल सरफेस एरिया रफली इक्वल टू 2 फुटबॉल फील्ड। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पर कि जो एक ग्राम का जो MOF है, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, जो उसके अंदर कितना टोटल इंटरनल सरफेस एरिया हो सकता है, इट इज इक्वल टू 2 फुटबॉल फील्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। शोइंग हाउ स्पेसियस इट इज इनसाइड। तो ये बहुत सी छोटी सी चीज़ रहेगी बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस रहेंगे, इस टाइप है ये। बिकॉज ऑफ द लार्ज कैविटीज एंड सरफेस एरिया, MOF आर मोस्ट एब्जॉर्बेंट देन एनी अदर पोरस मटेरियल्स लाइक जियोलाइट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ये बड़ा एब्जॉर्बेंट हो गया, बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकता है ये। They acts like molecular storehouse, storing gases, liquids or other materials inside their pores. Okay. तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? Their ability to trap, store or release molecules is in the makes them useful for water collection from dry air. तो ड्राई एयर से क्या कर सकता है, वो वाटर कलेक्ट कर सकता है वहाँ पर। वाटर इन द डेजर्ट रीजन इज स्कार्स। तो डेजर्ट रीजन में क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा कम होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द एयर इज लो, विच मेक्स सेवरल एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ वाटर कलेक्शन फ्रॉम द एयर इनइफेक्टिव। MOFs have large cavities with good absorption capacity. Membranes made of MOF materials can absorb large quantity of water. After the absorption, liquid water can be efficiently extracted by slightly heating the MOF's membrane. Thus, MOF can use to solve the problem of water shortage in the desert region. तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो MOF होते हैं इसको पहले क्या किया जाएगा, किसी भी वाटर वाली जगह पर ले जाकर वहाँ से ऑब्जर्व कर लिया जाएगा ढेर सारा वाटर। बहुत ज़्यादा ये इनफेक्ट बहुत कम स्पेस में होता है ये, कि बहुत छोटे स्पेस में बहुत ढेर सारी चीज़ें वाटर ऑब्जर्व कर लेगा। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, जहाँ पर वाटर स्कार्स रीजन है, लाइक डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर जाकर इसको हीट किया जाएगा तो इसके मेम्ब्रेन्स क्या होंगे, क्या बोलते हैं, काफ़ी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। उसके बाद में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहाँ पर गिर जाएंगे। तो इससे क्या किया जा सकता है, एक सॉल्व किया जा सकता है वाटर स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सकता है डेजर्ट एरिया में। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है इसका, फूड प्रोसेसिंग में है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिलीजेस एथिलीन गैस, इट इज ए हार्मोन which causes ripening. After the harvesting, the release of the ethylene is significantly increased, which causes their spoilage. तो यहाँ पर जो फूड वगैरह होते हैं, फ्रूट वगैरह होते हैं, उनके स्पॉइलेज को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें से वाटर काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसको इन चीज़ों को बचाने के लिए एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसके वाटर्स को, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको बचा के रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है किसी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल और पेरिशेबल आइटम्स को। ओके, MOFs-based packaging materials have a strong absorption capacity which stores the ethylene gas into its cavity. वही बता रहा है। This absorption reduces the concentration of ethylene and increases the shelf life of the fruits and vegetables. Okay, shelf life इसको बढ़ा देगा fruits and vegetable को। Other similar applications क्या है यहाँ पर, pollution का control किया जाता है। Extracting pollutants such as separating PFAS, antibiotics etc. from the polluted water. Polluted water से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट, एक्सपेरिमेंटली माइनिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर से क्या किया जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। गैस स्टोरेज के यहाँ पर स्टोरिंग गैसेस सच एज हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दीज आर द थिंग्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। एंड नेक्स्ट वन इज द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की किस चीज़ के लिए मिला है वो देख लेते हैं, और साइंटिस्ट का नाम मेमोराइज किए रहिएगा। लाइक केमिस्ट्री में कौन से साइंटिस्ट थे यहाँ पर, ये फिर से मेमोराइज करा देते हैं। सुसुमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर वाई यागी, ये 3 लोग थे। और यहाँ पे सॉरी फिजियोलॉजी के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ब्रांको, एम्स्टेल एंड शिमोन साकागुची। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द फिजिक्स वन। फिजिक्स में यहाँ पर कौन कौन पाया है, जॉन क्लार्क, माइकल एफ डेवरेट and John M. Martinis have been awarded Nobel Prize in Physics 2025 for the discovery of the macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in the electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए पाए गए हैं ये नोबेल प्राइज को। तो यहाँ पे इस तरीके से है, वो देख लेते हैं। होल्ड ऑन, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्वांटम फिजिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन द मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो क्वांटम फिजिक्स किस चीज़ से डील करता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये डील करता है, सच एज एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। इसको माइक्रोस्कोपिक पे लेवल पर डील करता है, सॉरी। एट दिस स्केल पार्टिकल्स एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल होते हैं वो ड्यूअल नेचर को वो फॉलो करता है, बोथ पार्टिकल एज वेल एज waves. The wave like behavior of these particles leads to several intriguing phenomena including, जो wave like behavior होता है उसका वो क्या शो करता है यहाँ पर, quantization of the energy and angular momentum, and second one is the quantum tunneling। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि quantization and quantum tunneling क्या होता है।
the quantum effect prominent at the microscopic level, many said at the macroscopic level। जो क्वांटम इफेक्ट होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स छोटे लेवल पे तो काम करता है, मतलब उसका फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसके बड़े स्केल पे वो नहीं फॉलो करता है। एग्जाम्पल इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक a cricket ball। For decades scientists have been intrigued by the question, what is the largest possible size of the system that can still exhibit in quantum behavior। तो ऐसे मतलब साइंटिस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हैं कि कितना मतलब कि वो कौन सा पॉइंट आता है सबसे बिगेस्ट का जहाँ पर वो क्वांटम के रूल्स के सारे क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है। The 2025 Nobel Prize in Physics honors experiment that demonstrates how quantum phenomena such as quantum energy quantization and quantum tunneling can also be observed in macroscopic level involving many particles। तो यहाँ पर इसी चीज़ों को लिए नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 में। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से वर्क करता है ये देखिए। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड और रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लेवल। दिस इज लाइक क्लाइंबिंग अ लैडर मस्ट बी डन यूजिंग रंग्स, यू कैन नॉट स्टेप बिटवीन द रंग्स टू क्लाइंब। व्हाट डज दिस मीन कि क्या बोलते हैं कि इन लैडर्स को क्लाइंब करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हर एक रंग मीन्स की जो स्टिक लगी हुई है यहाँ पर एक एक स्टिक्स पे पैर करना होगा। अगर इस लेवल से इस लेवल पे आपको जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना होगा, इसके बीच में आप कहीं पैर नहीं रख सकते क्योंकि ये खाली स्पेस है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ के लिए एक एनर्जी होगी, यहाँ से यहाँ के लिए एनर्जी होगी और ये एक सिमिलर वे में जाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसके बीच में कहीं रुक कर फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। मीन्स एक प्रॉपर इसका एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ही आप एक एनर्जी का इसमें डिफरेंस होता है। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, वही बता रहा है कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस क्लाइंबिंग दिस रैम्प, यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट, अ रैम्प डज नॉट हैव ए डिस्क्रीट और स्पेसिफिक वैल्यूज लाइक एनर्जी। तो देखिए ये तो एक लैडर हो गया, यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पर, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा। बट ये जिस तरीके से स्लोपिंग रैम्प बनाया गया है यहाँ पर किसी भी जगह पर रोका जा सकता है। इसका एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कोई एनर्जी का, इसको किसी जगह पर भी रुक सकता है। ये इस टाइप का रैम्प है। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं क्या। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट नोन एज क्वांटा। तो एक छोटे लेवल पे क्या होता है, पार्टिकल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है एनर्जी को इन डिस्क्रीट पैकेट नोन एज क्वांटा, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज क्लाइंबिंग अ लैडर, वन कैन स्टैंड ओनली ऑन स्पेसिफिक रंग्स नॉट इन बिटवीन। तो इसी चीज को बता रहा है कि वहां पर एक स्पेसिफिक रंग पे ही कर सकते हैं, इसके बीच में नहीं आप पैर रख सकते हैं। इसकी एनर्जी एक बीच बीच में लेवल पे ही जाके रुकेगा, ऐसा किसी भी लेवल पे आप एनर्जी को नहीं रोक सकते हैं। Not in between. Likewise, particles such as atoms, electrons and protons can exist only in certain fixed energy level and not in between। तो वही बता रहा है कि जो एटम्स वगैरह होते हैं इनका जो एनर्जी लेवल होता है एक बहुत फिक्स्ड होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब कि मीन्स एक फिक्स्ड लेवल होता है, उसको इन बिटवीन या फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता है, एक फिक्स्ड उसका आ गया है एनर्जी लेवल है। दिस फेनोमेना इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्वांटम टनलिंग, ओके, क्वांटम टनलिंग यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस फिगर को देखते हैं। When we throw a cricket ball at a wall, तो हम लोग क्या अगर क्रिकेट बॉल को यहाँ पर थ्रो करते हैं एट वॉल, इट नेचुरली बाउंसेस बैक। तो ये नेचुरली ऑब्वियस बात है, यहाँ पर अगर बॉल लगा हुआ है अब बाउंस बैक करेगा। अब फेमिलियर एवरीडे ऑब्जर्वेशन है। ओके, फिर यहाँ बता रहा है ये बाउंस बैक ही करेगा। यू वुड बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड इफ द बॉल सडनली अपीयर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। मीन्स कि आप सोच रहे हो यहाँ पर एक बॉल लगा हुआ है, अगर यहाँ से एक बॉल को फेंक रहे हैं तो ये बॉल रिफ्लेक्ट बैक ना करके ये आगे चला जाए। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये ऐसा होता नहीं है, बट ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इन क्वांटम मैकेनिक्स दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड टनलिंग एंड इज एक्जैक्टली द टाइप ऑफ फेनोमेना दैट हैज गिवन द रेपुटेशन फॉर बीइंग बिजार एंड अनइंट्यूटिव। ओके, तो यहाँ पर क्वांटम टनलिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन बनता है जिसमें अगर यहाँ से यहाँ तक कोई एनर्जी फ्लो कर रही है और यहाँ पर कोई एक बैरियर लगा हुआ है। ओके, तो बैरियर से यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रहा है या फिर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, ये कुछ एनर्जी की पैकेट्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाउंड करने की भी हो जा रही है, ये वॉल के दूसरे साइड। उसको आप ये नेक्स्ट वन में समझते हैं किस तरीके से है। ओके, इन कंट्रास्ट क्वांटम फिजिक्स रिवील्स सरप्राइजिंग फेनोमेना। इन कंट्रास्ट मीन्स कि उस जो बॉल वाली सिचुएशन है उसके कंट्रास्ट में, उसके अपोजिटली क्या यहाँ पर है कि व्हेन अ पार्टिकल इनकाउंटर्स अ बैरियर, तो ये एक पार्टिकल है जो एक बैरियर को इनकाउंटर कर रहा है, अ वॉल और अ पोटेंशियल एनर्जी दैट एग्जिस्ट अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट इट मे पास थ्रू द बैरियर। वही बताना है कि फाइनाइट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो एक पास कर जाएगा, पास थ्रू द बैरियर एंड अपीयर ऑन द अदर साइड। दिस स्ट्रेंज बिहेवियर नोन एज क्वांटम टनलिंग। तो इसी स्ट्रेंज बिहेवियर को, उस कंट्रास्टिंग बिहेवियर को क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। अगर ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो मीन्स कि ये बहुत ही छोटे लेवल पे ही वर्क करता है, नॉट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। A classical example is radioactive decay, which where a part of atom nucleus escapes by tunneling through its potential barrier as seen in the alpha decay। ओके, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट के बारे में बताया गया, वो देख लेते हैं।
तो इन 1984-85 जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेट एंड माइकल जॉन मार्टिनिस at US Berkeley built an electric circuit using two superconductors separated by an insulator. ये क्या है, यहाँ पर एक सुपरकंडक्टर है, ये एक सुपरकंडक्टर है और बीच में क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ, सॉरी, यस। तो बीच में क्या लगा हुआ है कि इंसुलेटर लगा हुआ है। उसको क्या, इस इंसुलेटर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये जो इंसुलेटर बीच में है इसको बोलते हैं जोसेफसन जंक्शन बोलते हैं इसको। ऑल्दो द सर्किट वोल्टेज वाज इनिशियली सेट एट 0, इस सर्किट के वोल्टेज को क्या किया गया है, इनिशियली 0 पे किया गया है। इट अनएक्सपेक्टेडली शिफ्टेड टू अ फाइनाइट वैल्यू ड्यू टू क्वांटम टनलिंग फ्रॉम 0 वोल्टेज स्टेट, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली शिफ्टेड टू अ फाइनाइट वैल्यू ड्यू टू क्वांटम टनलिंग फ्रॉम 0 वोल्टेज स्टेट, ओके। They demonstrated that all changed particles in the circuit behaved collectively as a single quantum particles. They also demonstrated the quantization of the energy in the circuit. तो इस तरीके से यहाँ पर किया गया है कि इस तरीके से जब एनर्जी को यहाँ पर दिया गया है और जब ये एनर्जी दिया गया तो यहाँ पर एक बैरियर आया हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर इस तरीके से अब यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मीन्स की एज पर लॉ। बट यहाँ पर क्या दिखा गया है कि यहाँ के फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत यहाँ के भी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स को। तो इसके मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ एनर्जी, मीन्स कि यहाँ से यहाँ बहुत मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है, क्वांटम की टनलिंग हो रही है। इसी को शो किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी, इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है, द डिस्कवरी रिवील्ड अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट इनेबलिंग एक्सपेरिमेंट दैट अप्लाई क्वांटम फेनोमेना टू लार्ज स्केल सिस्टम। द जोसेफसन जंक्शन एक्ट्स एज ए आर्टिफिशियल एटम, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल एटम अलाउइंग रिसर्चर्स टू स्टिमुलेट एंड स्टडी कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम्स। The principle was later used to create quantum qubits, where quantized energy states represent 0 and 1, forming the basis of superconducting quantum computers. The work was advanced both practical quantum technology such as quantum computing, quantum cryptography, quantum sensors and theoretical understanding. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। इस डिस्कवरी का यही सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। और उसका कंक्लूजन में क्या आ जा रहा है कि इवन आफ्टर अ सेंचुरी सिंस इट्स डिस्कवरी द क्वांटम वर्ल्ड सरप्राइजेस विद बिजार बट फैसिनेटिंग बिहेवियर। तो ये इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, एक सेंचुरीज के बाद में भी अभी इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है। क्वांटम के बारे में बहुत पहले ही पढ़ा जा चुका है। द थ्योरी विच इज फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द नेचर एट अ मिनट स्केल इज ऑल्सो बिकमिंग द फाउंडेशन ऑफ मेनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए क्या बन रहा है, एक फाउंडेशन बन रहा है जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर। एंड इसके रिगार्डिंग न्यूज़ क्या है यहाँ पर, क्वांटम इकोज एल्गोरिदम। Google Quantum AI has demonstrated the quantum echoes algorithm। तो Google Quantum AI ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, क्वांटम इकोज एल्गोरिदम को ऑन इट्स विलो क्वांटम प्रोसेसर। तो विलो क्वांटम प्रोसेसर है गूगल का बहुत ज़्यादा फेमस है, जो 105 क्यूबिट्स अचीविंग व्हाट इट कॉल्स द फर्स्ट वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज। रिजल्ट्स कैन क्रॉस बेंचमार्क एंड वेरीफाइड बाय अनदर क्वांटम कंप्यूटर ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है इसकी, 13,000 kind of type of times of speed up or the best classical algorithm on top computers working as the new technique है यहाँ पर functions like an advanced quantum called echo similar to the how the bat locates its prey by interpreting returning sound waves। तो जिस तरीके से एक बैट होता है, एक चमगादड़ होता है, वो इंटरप्रेट करता है अपने साउंड्स को रिफ्लेक्ट बैक करके, एको करके, उसी तरीके से एप्लीकेशन। दिस न्यू अचीवमेंट ब्रिंग्स क्वांटम कंप्यूटर्स क्लोजर टू बिकमिंग टूल्स फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मेडिसिन, मटेरियल साइंस एंड सेंसर्स। तो इन सब चीज़ों में क्या करेगा ये क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो बहुत सालों में कर पाते थे, कोई अगर कंप्यूटिंग हो रहा है, बट ये क्वांटम के आने की वजह से वो सब चीज़ें काफ़ी स्मूदर तरीके से, काफ़ी फास्ट तरीके से, कुछ ही घंटों, मिनटों एंड सेकेंड्स में कर सकते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स कई सालों में करते थे, प्रोसेस करते थे उन डेटा को। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट के बारे में भी हम पढ़ते हैं। यस, तो नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, एस्ट्रोसेट है। वही इन द न्यूज़, किस लिए न्यूज़ में है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था, उसने क्या कर लिया, 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने लॉन्चिंग को, इसलिए ये करंटली न्यूज़ में है। अबाउट एस्ट्रोसेट्स, तो एस्ट्रोसेट्स के बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन। तो इंडिया का फर्स्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमी मिशन है, बहुत डेडिकेटेड था, डिजाइन टू स्टडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल वेवलेंथ साइमल्टेनियसली ऑफरिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ कॉस्मिक फिनोमेना। तो इन सब चीज़ों को ये ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था, इस एस्ट्रोसेट्स को लॉन्च किया गया था कब, इसको 28 सितंबर 2015 अबोर्ड PSLV C30। इसको आप मेमोराइज किए रहिएगा, लेट मी मेक इट क्लियर।
यस, तो इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30 फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 28th ऑफ सितंबर 2015। तो आपको ईयर बताया 2015 एंड डेट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इट इज अबॉर्डेड फ्रॉम द PSLV C30, दैट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लेस्ड इन अ लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया था 650 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे फॉर मिनिमम लाइफ स्पेन ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के मिनिमम लाइफ स्पेन के लिए एटलीस्ट किया गया था उसको, बट अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट व्हाट इट इज मोर देन 10 ईयर्स। ओके, तो स्पेक्ट्रल रेंज, इसका स्पेक्ट्रल रेंज क्या था, द मिशन स्पेन्स अ ब्रॉड एनर्जी बैंड फ्रॉम 0.3 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट टू 100 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कवरिंग नियर एंड फार यूवी रेंज, enabling exploration of both high energy and faint astronomical sources। को यहाँ पर क्या किया गया, इनेबल किया गया था एक्सप्लोरेशन के लिए, हाई एनर्जी एंड फेंट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के लिए। इस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, इस एस्ट्रोसाइट का वो देख लेते हैं। स्टडी हाई एनर्जी फेनोमेना, हाई एनर्जी फेनोमेना को क्या करेगा, ये स्टडी करेगा टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू एक्सट्रीम कॉस्मिक एनवायरनमेंट। ये साइंटिफिक टर्म है, दैट वन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द perspective of examination। Measure magnetic fields, this one is important, memorize this one। तो क्या करेगा ये, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेगा, ये मेजर करेगा टू एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा, एडिंग इन द स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। एक्सप्लोर स्टार फॉर्मेशन को भी एक्सप्लोर करेगा टू स्टडी द स्टार बर्थ रीजन एंड हाई एनर्जी एक्टिविटीज इन स्टार सिस्टम बियॉन्ड आवर गैलेक्सीज, एक्सपेंडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैलेक्टिक इवोल्यूशन। दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड yes, second, third and fourth one is to detect the transient X-ray sources, to identify new short-lived X-ray sources, being helping track sudden cosmic event। तो कोई भी sudden cosmic event वगैरह होता है उसको ट्रैक करने के लिए, और शॉर्ट लिव्ड जो X-ray sources होते हैं उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑब्जर्व करेगा। एंड लास्ट वन इज ultraviolet universe survey, to conduct a limited deep field survey of the universe in the ultraviolet spectrum, enhancing data on distant and faint celestial object bodies को। ओके, व्हाट इज दिस, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हैं एस्ट्रोसेट्स के, वो देख लेते हैं। लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, तो ये इसका कंपोनेंट है क्या है, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, ये हो गया, ये तीन चीजें यहाँ पर शो कर रहा है जो। एंड नेक्स्ट वन इज द अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, UVIT। Third one is the cadmium zinc telluride imager, this one is the third one। Fourth one is the scanning sky monitor। Last one is the sky ray soft X-ray telescope। Okay, so these are the things which you can remember। This can also be asked in MCQ kind of question, that are these things are part of component of astrosets or not। Okay, other space and ग्राउंड ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया, तो कुछ और स्पेस एंड ग्राउंड ऑब्जर्वेटरीज हैं, वो उसको देख लेते हैं। एक है एक्सपोसेट, फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट फ्रॉम इसरो टू कैरी आउट रिसर्च एंड मेजर्स एक्सरे इमिशन को मेजर करेगा ये फ्रॉम द सेलेस्टियल सोर्सेज। सेकंड वन इज आदित्य L1, जो अभी लास्ट ईयर यहाँ पर क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था इन सितंबर 2023। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन ऑर्बिट्स सन के अर्थ L1 पॉइंट से यहाँ पर क्या करेगा, कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन करेगा। These two things, Exposet, Aditya L1, and third one is the India Astronomical Observatory, हानले, जो लद्दाख में है। It hosts optical, infrared and gamma ray telescope for astronomical and atmospheric studies। Last one is the Kodaikanal Solar Observatory, Tamil Nadu, one of India's oldest observatories known for the long-term solar observations। Okay, so next one is the non-communicable diseases। India's disease burden had been shifted to non-communicable diseases according to global burden of disease reported। तो मोर ऑन द न्यूज़ के बारे में क्या दिया गया है कि द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन एट द वर्ल्ड हेल्थ समिट में, यहाँ पर जो बर्लिन में हुआ है, इसमें क्या किया गया है, रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को, कि इंडिया का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो रही है वो इंक्रीज की तरफ है, शिफ्ट कर दिया गया है कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, शिफ्ट टुवर्ड एनसीडीज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एनसीडीज रिमेंस द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल डिजीज। तो ये क्या कर रहा है कि एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल डिजीज में, बर्डन में। अकॉर्डिंग टू 1.80 बिलियन, यहाँ पर क्या है, ग्लोबल DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इन 2023 एंड इंक्रीज फ्रॉम द 1.45 बिलियन। तो कि अगर कोई भी एक हेल्दी पर्सन है तो उसमें क्या कर रहा है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड मींस डिसेबिलिटी नहीं हो रहा है उसमें, एक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है वो उसको हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका लाइफ स्पेन कम हो जा रहा है काफी, इससे रिलेटेड है। एनसीडीज अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल DALYs इन 2023। तो नियरली 2/3 क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लोबल DALY में कंट्रीब्यूट कर रहा है एनसीडीज।
means non-communicable diseases, while infectious diseases have declined due to better healthcare across immunization, sanitization. Okay, तो जिस तरीके से ये जो क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, इन सब चीज़ें जो डिजीज़ हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गए हैं। क्यों वो डिक्लाइन कर गए हैं? क्योंकि यूनिवर्सल जो इम्यूनाइज़ेशन हो रहा है और सैनिटेशन हो रहा है और बेटर हेल्थ वर्क इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर सभी कंट्रीज़ का। और इन्हीं सब रीज़न की वजह से क्या हो रहा है कि वो सब चीज़ें डिजीज़ कम हो जा रहा है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ कर जा रहे हैं। एंड लीडिंग एनसीडीज़ कॉजेज़, तो इसके कॉजेज़ क्या हो रहे हैं यहाँ पर? आइस्केमिक हार्ट डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहे हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग NCDs का है, the largest increase in the age standard rates since 2010 occurred for the anxiety disorder, depressive disorder and diabetes। तो इस काइंड ऑफ इस टाइप के कुछ हो रहे हैं जो डिजीजेज वो बता रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। कॉजेज ऑफ द राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसके कॉजेज क्या क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के राइज होने के? एपिडेमोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, तो इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेज ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो जिस तरीके से यहाँ पर शहरीकरण हो रहा है और जो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, एग्जांपल ग्रोथ ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटी, तो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, हर तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इस तरीके से उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं और उनके लाइफ को जीने का, रहने का, सहने का तरीका भी चेंज हो रहा है और उनके डाइटिंग का भी चेंज हो रहा है। इस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, वही सिमिलरली एज वही बता रहा था मैं, जिस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो रहा है, डाइटरी चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है कि वहाँ पर चल फिर नहीं रहे हैं जितना गाँव में चलते थे। टोबैको एंड अल्कोहल का जिस तरीके से यूज हो रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है कार्सिनोजेनिक डिजीज़ को लेकर। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनसीडीज़ को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है वहाँ पर, क्योंकि नया देखो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, PM 2.5 का एक्सपोजर भी हो रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्री भी हो रही है वहाँ पर, एंड देन फॉसिल फ्यूल्स हो गया, यहाँ पर बायोमास का मास बर्निंग हो रहा है, यहाँ पर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज ऑब्वियसली होंगे यहाँ पर, जिस तरीके से PM 2.5 का जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वहाँ पर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एग्जांपल सिटीज लाइक दिल्ली, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं दिल्ली में करंटली, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं उसके रिगार्डिंग। बायोलॉजिकल रिस्क आउटकम्स के यहाँ पर क्या है, मीन्स की बहुत ज़्यादा ओवरवेट होगा जब वहाँ पर ज़्यादा लाइफ स्टाइल के थ्रू सुबह सुबह जब लाइक मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में नहीं जाएंगे लोग, तो ओबेसिटी बढ़ेगी वहाँ पर, ओवरवेट होगा वहाँ पर, और रेस्ट ब्लड प्रेशर वगैरह भी वहाँ पर क्या होगा? रेज हो जाएगा, क्योंकि उनके डाइटरी ऐसा जिस तरीके से उनका डाइट होगा, ऑल रिजल्टिंग फ्रॉम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से ये सब चीज़ें होंगी। एंड हेरिडेटरी प्रेडिस्पोजिशन है ऑल्सो इंक्रीजेज इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी, जिस तरीके से अगर होगा तो उनके बच्चों में भी होगा, ये हेरिडेटरी काइंड ऑफ थिंग्स बन जाएंगे। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ फैक्टर्स, स्ट्रेस, अर्बन प्रेशर वहाँ पर होगा, जॉब की इनसिक्योरिटी होगी, सोशल आइसोलेशन वगैरह होगा, वहाँ पर अकेले रहेंगे। अब गाँव में रहते थे तो एक दूसरे से बातचीत करते थे, तो मेंटली वहाँ पर कुछ ज़्यादा फिट रहते थे, एटलीस्ट बातें तो करते थे ना। सोसाइटी में जाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन हो जाएगा सोशली। वर्सन ये क्या करेगा? और ही बदतर बना देगा एनसीडी के रिस्क को, प्रमोटिंग अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर, एग्जाम्पल फोमो कल्चर, सोशल मीडिया। तो जिस तरीके से कि किसी भी चीज़ का फियर होगा ना कि हाँ ये चीज़ मिस ना हो जाए, ये चीज़ ना मिस हो जाए, सोशल मीडिया में हमें कनेक्टेड रहना है, इस तरीके की चीज़ें। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पर क्या है? इनकम ग्रोथ हो गया यहाँ पर, कि इनकम हमें इंक्रीज़ करनी है तो और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम ऑफ वर्क करेंगे वहाँ पर, और अर्बन माइग्रेशन होगा और खुद को क्या बोलते हैं कि रिलीफ नहीं देंगे, रेस्ट नहीं देंगे, मेंटली रेस्ट नहीं देंगे। एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटीज इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर लीडिंग टू अनइक्वल एनसीडी बिहेवियर बर्डन अक्रॉस पॉपुलेशन, एग्जांपल टोबैको यूज इज नॉर्मल इन रूरल एरियाज। ओके, और इम्पैक्ट क्या होगा इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इंडिया पे, वो देख लेते हैं। यस, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का इंडिया पे? लीडिंग कॉजेज टू डेथ, ऑब्वियसली डेथ यहाँ पर हो रहा है। एनसीडीज अकाउंट फॉर 63 to 65% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया इन 2023, ये रिपोर्ट कह रही है यहाँ पर, विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डायबिटीज एज मेजर कंट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से थे? क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया और डायबिटीज हो गया, और कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर कैंसर वगैरह लेकर। प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी हो जाएगी यहाँ पर, कि प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी मीन्स हो जाएगी कि एनसीडीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू डेथ अकरिंग बिटवीन एज 30 to 70 की। यहाँ पर क्या हो जाएगी? मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस तरीके से वहाँ पर एज बढ़ने पे 70, 80, 90 पे होता था, बट उसके पहले ही हो जाएगा। मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी, एनसीडीज कॉजिंग लॉन्ग टर्म इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डिपेंडेंस अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा डिसेबिलिटी में। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ेगा यहाँ पे। इंडिया में लूज अप टू $4.5 ट्रिलियन बाय 2030। दीज आर द एक्चुअली डेटा विच इज गुड फॉर कोटिंग इन द मेंस आंसर राइटिंग। ओके, $4.5 ट्रिलियन के यहाँ पर क्या होगा? इंडिया का लॉस होगा बाय 2030 ड्यू टू एनसीडीज एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कि यहाँ पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा है ये भी आप देखिए ना, क्योंकि जब मेंटली इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर ऑफिस में जाकर या किसी भी जगह पे इंडस्ट्री वगैरह में, उनकी जो लॉन्ग टाइम करेंगे तो सही, वो थ्रू आउट द डे उनका
आवर्स तो इंक्रीज करेंगे वर्किंग में, बट उनकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी और जिस तरीके से वो वर्क करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहेगी और वो बहुत फिनिशिंग नहीं रहेगी उनके वर्क में। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू लूज फॉर $4.58 ट्रिलियन बाई 2030। स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम, तो हेल्थ सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन रहेगा। राइजिंग एनसीडीज बर्डन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, क्रॉनिक केयर, डाइवर्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में जो देना चाहिए हमारे जीडीपी का जो अमाउंट वगैरह होती है, मनी वगैरह होती है, उसको हमें कहाँ पर डाइवर्ट करना होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन एंड क्लिनिक केयर्स, ऑल दोस थिंग्स। सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट challenges, NCDs undermine SDG process including health equity, poverty reduction and gender equality. So these are the socio-economic and developmental challenges. Long-term disability reduces labor productivity and exacerbate income inequality. तो इनकम inequality वगैरह में भी क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा हमारे, मीन्स कि इंक्रीज करेगा इनकम इनक्वालिटीज वगैरह को। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स लिए हुए हैं वो देख लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज, यहाँ पर इसको प्रिवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। सेकंड वन इज द कम्युनिटी स्क्रीनिंग यहाँ पर लिया है। थर्ड वन इज द health infrastructure like district NCDs, clinics, day-to-day daycare centers, cardiac care unit and CHCs. Third one is the lifestyle promotion. Fourth one is the GST reform like sin tax on high sugar production like cold drinks 40%। यहाँ पर इन सब चीज़ों में क्या किया गया है, sin tax लगाया गया है ताकि इन सब चीज़ों को कंज्यूम कम किया जा सके एंड NCDs को रिड्यूस किया जा सके। नेशनल टोमेटो कंट्रोल प्रोग्राम एंड लास्ट वन इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स। ओके, these are the programs which are launched in 2010 to combat NCDs. What is the way forward of all these things? हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन, कि अर्ली डिटेक्ट किया लिया जाएगा तो उसको मीन्स कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले उसको प्रिवेंट कर लिया जाएगा। हेल्थ केयर स्ट्रेंथन, तो अपने हेल्थ केयर करना है, स्ट्रेंथन करना है। एंड दिस वन इज द डिजिटल हेल्थ, तो यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल पोर्टल्स एंड डेटा सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग डिसीजन मेकिंग एंड रिमोट सेंसिंग, रिमोट स्पेशलिस्ट एक्सेस, लिवरेजिंग द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। एंड दिस वन इज द लिवरेजिंग फिजिकल टूल्स को लिवरेज करना चाहिए यहाँ पर। एंड दिस वन इज लास्ट वन इज द sustainable financing, ensuring regular medicines, diagnostic and funding aligned with the SDGs 3.4 to cut premature NCDs death by one third of the 2030. Okay. So moving on to the next topic. Next topic is the antimicrobial resistance, AMRs. Okay. So the World Health Organization released the Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया। यहाँ पर ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 को रिलीज करने के बाद में क्या यहाँ पर फाइंडिंग्स हुई है वो देख लेते हैं। Antibiotic resistance in 2023, approximately 1 in 6 bacterial infections worldwide was caused by the antimicrobial bacteria। तो approximately क्या हो रहा है यहाँ पर कि 1 in 6 bacterial infections किस वजह से हो रहे हैं यहाँ पर, AMR की वजह से हो रहे हैं। Antibiotic resistance rose in more than 40% of the bacteria drug combination tracked between 2018 and 2023। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 40% ऑफ द ड्रग बैक्टीरिया ड्रग कम्बिनेशन की वजह से ही हो, यहाँ पर जो यहाँ पर मिसमैच हो रहे हैं, जो गलत तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बना दिया जा रहा है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के थ्रू ही हो रहे हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोजेज अ सीवियर थ्रेट, दीज आर पैथोजेंस दैट आर होल्ड ऑन यस gram negative bacteria poses a severe threat, these are pathogens that are hard to kill and resistant to multiple drugs, example Escherichia E. coli, that is hold on Escherichia E. coli। okay, रीजनल हॉटस्पॉट्स यहाँ पर क्या कौन कौन से रीजनल हॉटस्पॉट्स हैं AMR के लिए? AMR वाज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन साउथ ईस्ट एशियन, मींस की इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज and eastern Mediterranean countries. These are the regional hotspots. India related findings, around 41% of bloodstream infection reports came from China, India and Pakistan combined। तो यहाँ पर यही इन्हीं जगहों पे AMRs का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इम्प्रूवमेंट इन सर्विलांस, तो सर्विलांस में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द WHO's ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम ग्लास वाज इंक्रीज्ड 4-fold since 2016। तो यहाँ पर जो WHO का ये जो ग्लास सिस्टम है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं 4 टाइम्स में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंस 2016। लास्ट 2015 इज ए कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल सिस्टम डिजाइन टू मॉनिटर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स वर्ल्डवाइड। तो जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं उनका एक सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एप्रोप्रिएट यूज के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, मॉनिटर करने के लिए ये ग्लास सिस्टम जो है वो बनाया गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। होल्ड ऑन। So antimicrobial resistance occurs when bacteria, virus, fungi and parasites evolve to withstand the global design evolve
होल्ड ऑन, पैरासाइट इवॉल्व टू विथस्टैंड द ड्रग्स डिजाइन टू किल देम। तो जो ड्रग्स यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं इन सब चीज़ों को किल करने के लिए, उसके अगेंस्ट में अगर ये खड़े हो जाते हैं इस तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बैक्टीरिया, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाते हैं। स्ट्रेंथ्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड फंजाई आर रेजिस्टेंस टू मोस्ट एंटीमाइक्रोबियल्स आर कॉल्ड सुपरबग्स। तो ये जो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्या कर रहे हैं, एंटीमाइक्रोबियल से रेजिस्टेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सुपरबग्स बोल देते हैं। ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंस एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन बिकम इनइफेक्टिव। तो ये ड्रग से रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं ये सब सारे जो बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस एंड इन्फेक्शंस एंड वायरसेस वगैरह हैं, तो वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव कर दे रहे हैं उन एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन वगैरह को। एंड इन्फेक्शंस बिकम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ट्रीट। तो वो जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और इनफैक्ट इम्पॉसिबल टाइप के भी हो जा रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए। इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, एमडीआर, टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये बहुत ज़्यादा मल्टी ड्रग मीन्स कि बहुत ढेर सारे ड्रगों से क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंट कर दिया है कि हाँ इन सब ड्रग से ये वर्क नहीं करेगा। दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड, सीवियर इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डेथ। तो ये इन सब चीज़ों का कारण बन रहा है। एएमआर इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट हैपेंस ओवर टाइम थ्रू जेनेटिक चेंजेस इन पैथोजेंस। तो पैथोजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस हो जा रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके मीन्स की सीवियर यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा डोजेस की वजह से और बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव तरीके से जब उसको यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो जो वायरसेस एंड बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंट बन जा रहे हैं उन सभी ड्रग्स के। हाउएवर इट इमर्जेस एंड स्प्रेड एंड एक्सेलरेटेड ड्यू टू सेवरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो कुछ एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं उसका भी एक कारण बन रहा है। डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइजेस एएमआर एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या रिकॉग्नाइज किया, एएमआर जो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एक टॉप 10 थ्रेट में आता है, ग्लोबल थ्रेट में आता है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सैलिएंट पेंडेमिक्स। इसको एक साइलेंट पेंडेमिक की तरह इसको बोला जा रहा है, डब्ल्यूएचओ ने बोला है। वाई एएमआर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, तो ये इसको ग्लोबल हेल्थ थ्रेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, बैक्टीरियल एएमआर वाज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर 1.27 मिलियन डेथ्स इन 2019 एंड कंट्रीब्यूटेड टू नियरली 5 मिलियन डेथ्स ग्लोबली। तो इतने ज़्यादा जब इससे मिलियन डेथ हो रहे हैं यहाँ पर 2019 में, इसके लाइक कोविड के टाइम पे, तो ये क्या कर रहा है, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, किसी कंट्री के इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बुरा पड़ रहा है इसका। रेजिस्टेंट इन्फेक्शन कुड कॉज एन एस्टिमेटेड $3 ट्रिलियन इन ग्लोबल जीडीपी लॉसेस पर ईयर बाय 2030। तो $3 ट्रिलियन का यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपेक्ट किया गया है लॉस होगा अप टू 2030 में, इन्हीं सब की क्या बोलते हैं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से ही। आउटपेसिंग एडवांस इन मॉडर्न मेडिसिन, इट मेक्स इन्फेक्शंस इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड रेंडर मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज सर्जरी फॉर रिस्कियर। तो यहाँ पर सर्जरी वगैरह क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्कियर बन जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है उन सभी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। थ्रेट्स टू फूड सिक्योरिटी, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी इन द फार्म। फार्म में प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर दे रहा है। इसका जो इसकी ड्राइवर क्या है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, इसका मिसयूज हो रहा है एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है। जो एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज हो रहा है, होल्ड ऑन, और ओवर यूज हो रहा है ह्यूमंस के द्वारा, उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका वो हो रहा है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है इसका। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में भी जो इसका यूज हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी यूज हो रहा है, एंड अदर कुछ चीज़ों में यूज हो रहा है, प्रीमेच्योरली डिसकंटिन्यूज टू ट्रीटमेंट कोर्सेज एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज द मेजर्स टेकन टू एड्रेस द एएमआर। तो एएमआर को एड्रेस करने के लिए जो मेजर्स चेक किए गए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट, ये यूज़ किया गया है, मतलब कि इसको टेक किया गया है। लॉन्च ड्यूरिंग 12 5 ईयर प्लान के टाइम में लॉन्च किया गया था इसको, टू कैरी आउट सर्विलांस और एंटीमाइक्रोबियल यूजेज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द नेशनल केयर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के द्वारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकंड वन इज द, होल्ड ऑन, यस, सेकंड वन इज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, NAP-AMR 2017 में ये लॉन्च किया गया था। फोकसेस ऑन वन हेल्थ अप्रोच एंड इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेक होल्डर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। Third one is the Drugs and Cosmetic Rules 1945. Antibiotics includes in Schedule H1 of the rules are required to be sold by retail only under the prescription of the registered medical practitioners. तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसमें शेड्यूल H1 में आते हैं, वो जो मेडिकल मेडिसिन वगैरह होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही उसको सेल कर सकते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही, और कोई भी नहीं सेल कर सकता है उसको। एंड रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन, ये किस तरीके से होता है, रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन,
अर्जिंग पीपल नॉट टू यूज मेडिसिन मार्क्ड विद रेड वर्टिकल लाइंस। तो जो मेडिसिन होते हैं अगर उसमें वर्टिकल रेड लाइन बना हुआ है तो उसको क्या किया गया है कि अर्ज किया गया है कि पीपल नॉट टू यूज मेडिसिन मार्क्ड विद इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो ऐसे कोई भी मेडिसिन को इनफैक्ट इन जनरल भी ये एक नॉलेज बन रहा है कि अब ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसमें एक रेड मार्क लगाया गया है व्हाइट रेड कलर से वर्टिकली, उसको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के यूज ना किया जाए। एंड अदर क्या है, बैन ऑन द इनअप्रोप्रिएट फिक्स्ड डोज combination. Operation Amrit AMR intervention for total health was launched by Kerala to detect the over the counter sale of antibiotic without the डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो इन सब चीज़ों की जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वगैरह के जो मेडिसिन वगैरह होते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन को विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को वो सेल ना किया जा सके, इसलिए उसको बैन किया गया था। ग्लोबली यहाँ पर क्या है, ग्लोबल एक्शन प्लान GAP 2015 adopted the वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ WHO and quadripartite joint secretariat on AMR includes WHO, FAO, and UNEP and वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। सेकंड वन। थर्ड वन इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन AMR 2014 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इट एम्स टू रिड्यूस द डेथ एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल AMR बाय एटलीस्ट 10% एंड इंश्योर दैट एटलीस्ट 70% ऑफ ओवरऑल ह्यूमन एंटीबायोटिक यूजेज फ्रॉम WHO अवेयर एक्सेस ग्रुप। ये इसके द्वारा ये अगर रिकमेंडेड हो तभी वो यूज किया जा सके। 70%। वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक वाव अवेयर classification of antibiotics by WHO. Okay, so what is the way forward of all those things? Implement integrated intervention package. It includes infection prevention and control, water sanitation and hygiene, vaccination, antimicrobial stewardship, and strengthening of the laboratory. Okay, एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप एम्स टू एजुकेट, ये एजुकेट करेगा एंड सपोर्ट करेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को टू फॉलो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीमाइक्रोबियल्स। तो जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और जिस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है एंटीमाइक्रोबियल्स को, इन सब चीज़ों के प्रति क्या किया जाएगा, ये एजुकेट किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स फॉर 1945 को क्या किया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। All pharmacist associates shall adhere to the rule and sell antibiotics only with the valid prescription। तो जितने भी फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उनको एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही इसको सिर्फ सेल किया जा सकता है, इस तरीके से नहीं सेल किया जाएगा बिल्कुल ही इलेजिटिमेट तरीके से। इनहेंसिंग मॉनिटरिंग, जनरेटिंग रिलायबल सर्विलांस डेटा स्पेशली फ्रॉम अनडिजर्व्ड एरियाज। ओके, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डिजर्व नहीं करते हैं जो एरियाज वगैरह इन सब मेडिसिन को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलायबल और एक स्ट्रिक्ट सर्विलांस के मैकेनिज्म वहाँ पर होना चाहिए ताकि उस तरीके से इलीगल तरीके से वहाँ पर सेल ना किया जा सके इन मेडिसिन को। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन, रिड्यूस द यूज ऑफ अवेयर वॉच एंटीबायोटिक्स एंड increase the use of excess antibiotics and other things. Enforce stricter control on antibiotic use in agriculture and veterinary। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए यहाँ पर कि एग्रीकल्चर एंड वेटरिनरी में इसका यूज ना हो पाए। एक्सपेंड सोशल प्रोटेक्शन सच एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एक्सपेंड करना चाहिए। इसका कंक्लूजन क्या है, AMR poses a grave threat to global health, food security and sustainable development. Combating it requires a coordinated One Health approach that integrates human, animal and environmental health efforts. Strengthened surveillance, rational antibiotic use and global cooperation are essential to preserve the effectiveness of existing antimicrobials and safeguard future generations। फ्यूचर जनरेशंस को सेव करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा एक जो AMR है जो बहुत एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है ग्लोबली तरीके से हेल्थ के लिए और सिक्योरिटी के लिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए और बहुत ही तरीके से रैशनल तरीके से एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सर्विलांस। तो सर्विलांस को भी क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये ऐसे ही प्रोलिफरेट ना किया जा सके। तो एक WHO का क्या है, WHO एक्सेस वॉच रिजर्व क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, उसको देख लेते हैं। एक्सेस करना है, वॉच करना है एंड रिजर्व करना है। एक्सेस क्या करना है, वर्क अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ कॉमनली इनकाउंटर्ड ससेप्टेबल पैथोजेंस कंपैरेटिवली लोअर रेजिस्टेंस पोटेंशियल, amikacin and doxycycline and amikacin, इसको एक्सेस करना है एंड वॉच करना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी एजेंट्स को एक्सेस करना है, वॉच करना है एंड रिजर्व क्या करना है, टू बी ट्रीटेड एज लास्ट रिजॉर्ट। तो ये जो मेडिसिन वगैरह होते हैं AMR वगैरह और जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं वो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए कि कोई भी अगर यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई भी बीमारियाँ हो रही हैं, डिजीज हो रहा है,
तो एंटीबायोटिक ना यूज़ करके पहले दूसरे मेडिसिन को प्रेफर करना चाहिए। ये जो एंटीबायोटिक होती है वो इसको लास्ट रिजल्ट की तरह यूज़ करना चाहिए कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो अब हम एंटीबायोटिक्स की यूज़ करते हैं। रिजर्व्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कन्फर्म्ड सस्पेक्टेड इन्फेक्शन ड्यू टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म लाइक टेलावाशिन कोलिस्टीन, यही इसी तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, नॉट रिकमेंडेड यूज, नॉट रिकमेंडेड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, तो इस तरीके यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये हमारा साइंस एंड टेक वाला सेक्शन। न्यूज़ एंड शॉर्ट्स वगैरह आप खुद से पढ़ सकते हैं, दोज आर वेरी स्मॉल पोर्शन। Okay, this one is the only news and shorts. So that is it for today, aspirants. We will be uploading the next video on, I think, December's current affair magazine. Okay, December or November's, yes, November's current affair magazine. So that is it for today. Thank you.